हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12 अगस्त के करंट अफेयर्स, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डे। तो आज दो बहुत इंपॉर्टेंट डे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और हमेशा बनते भी आए हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। सिंस 2012 से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ल्ड एलिफेंट डे और सेव द एलिफेंट डे दोनों अलग अलग हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे हमने 12 अगस्त को मनाया, वहीं सेव द एलिफेंट डे हम 16 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा अभी हमने 10 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड लायन डे को हमने सेलिब्रेट किया था 10 अगस्त को। ओके, इसके अलावा 12 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल यूथ डे। यूनाइटेड नेशन इस दिन को सेलिब्रेट करता है और थीम है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ। ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये इंटरनेशनल यूथ डे की थीम है। इंटरनेशनल यूथ डे की अगर हम कहानी समझेंगे तो पहली बार इस दिन को 2000 में सेलिब्रेट किया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1999 में एक रिजोल्यूशन को पास किया। उसके बाद डिसाइड किया गया कि 12 अगस्त को हर साल हम इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज हम कौन से दो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहला है इंटरनेशनल यूथ डे एंड सेकेंड है वर्ल्ड एलिफेंट डे। इन दोनों दिनों को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को जानकारी तो मिल ही गई होगी कि हमने लॉन्च की है एक बुक जिसमें एसएससी के 5 इयर्स के पेपर्स को कंपाइल किया है ईयर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जेई के क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं एसएससी में, ठीक है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं तो parchamclasses.in पे विजिट कर लेंगे। वहां से आपको इस बुक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आज की क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करो और टेलीग्राम से करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लो। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया है कि हमारी रन हो रही है हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज। इस हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में पिछले 5 साल के एमसीक्यू को कवर करते हुए 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कराया जा रहा है। कल एक वीडियो अपलोड हुआ था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। आने वाले समय में हम ऐसे ही करते करते पूरी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। ओके है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सीए। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक पर्सन जो न्यूज में है। हम बात कर रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द कोस्टल गार्ड। अगर हम इंडियन कोस्टल गार्ड के बारे में बात करें, जिसको हमने नाम दिया है आईसीजी, जब 1971 का वॉर होता है, इंडिया का और पाकिस्तान का जो बैटल होता है, जिसके बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनता है, तो 1971 की लड़ाई के बाद इंडियन कोस्टल गार्ड अस्तित्व में आता है, ठीक है। इसके लिए एक एक्ट बनाया जाता है, कोस्टल गार्ड एक्ट 1978, और 1978 में इंडियन कोस्टल गार्ड एग्जिस्टेंस में आता है। ये हमारे कह सकते हैं कि 4th लार्जेस्ट कोस्टल गार्ड है इन द वर्ल्ड। तो हमारी जो कोस्ट गार्ड है वो 4th नंबर की लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, जो हमारी मरीन बाउंड्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं एश प्रमेश के बारे में। एश परमेश अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द कोस्ट गार्ड। तो कोस्टल गार्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल एस प्रमेश को बनाया गया है। इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड कमेंडेशन इन 2012, ऐसे कुछ मेडल्स भी इनको मिल चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर रिसेंटली जितेंद्र सिंह जी ने अपने लोकसभा में रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ बातें कही हैं, हम उनकी बातों को रिपीट करते हैं। अच्छा, आप सभी को पता है, अगर हम अपने देश के लॉन्चिंग पैड के बारे में बात करें, जहां से हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो सबके दिमाग में एक नाम आता है, श्रीहरिकोटा। यही है ना, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, जहां से हम अपने रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। हमारे पास केवल और केवल एकमात्र अभी तक यही है लॉन्चिंग पैड, जहां से हम अपने रॉकेट्स को लॉन्च करते आ रहे हैं। अपने ही क्या, हम दूसरी कंट्रीज के भी रॉकेट को यहीं से लॉन्च करते हैं।
ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था टू सेट अप न्यू स्पेस पोर्ट इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में नया स्पेस पोर्ट सेटअप करने का अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे चुका है। जगह दिखाई दे रही है, इसका नाम है कुलशेखरा पट्टिनम, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर स्पेस पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए ज़मीन वगैरह भी पहले ही डिसाइड हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसे डेवलप कर रहा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ से लॉन्च किए जाएंगे आपके जो पोलर ऑर्बिट के सैटेलाइट, जो छोटे और लाइट वेट के सैटेलाइट्स हैं, उनको यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। यहाँ से बेसिकली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मतलब SSLV और PSLV के द्वारा रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा पोलर ऑर्बिट में। ठीक है। इसके अलावा रिटर्न रिप्लाई में यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर, जिसको इन स्पेस कहा जाता है, इस बॉडी को भी सेटअप किया है। एक सिंगल विंडो एजेंसी है जो कि प्रमोशन का काम करती है स्पेस के सेक्टर में। इसके लिए देखेंगे आप 2023-24 में 95 करोड़ रुपए बजट भी अलॉट किया गया था। अब यही जगह क्यों चुनी? कहीं और चुन लेते, थार के डेजर्ट में बना लेते, कच्छ में बना लेते, यही जगह क्यों चुनी गई? तो उसका आंसर मैं आपको करती हूँ। पहला रीज़न तो ये है, हमारी अर्थ की रोटेशन क्या है? तो अर्थ की रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट। तो पहली चीज़ ये, अगर से यहाँ से रॉकेट लॉन्च करते हैं तो ये हमें मदद करता है और हमारा फ्यूल का भी बचत होता है। ठीक है, क्योंकि आपको जनरली जो लॉन्चिंग पैड देखने को मिलेंगे वो ईस्ट तरफ ही देखने को मिलेंगे। और तमिलनाडु का ये जो शहर है, ये जो सिटी है, ये जो आइलैंड है, वो भी कहाँ पर है? आपके ईस्टर्न कोस्ट में है, पहली चीज़। दूसरी बात, इक्वेटर के नज़दीक है। इक्वेटर के नज़दीक है तो पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करना ईजी हो जाता है, फ्यूल भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। तीसरा रीज़न है, जब श्रीहरिकोटा से तो हम लॉन्चिंग करेंगे ही, इसके अलावा जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनके रॉकेट्स को जो पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करने हैं, उनको इस नए स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। अभी श्रीहरिकोटा से जब हम पोलर ऑर्बिट में रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो कुछ इस तरीके से श्रीलंका को क्रॉस करते हुए निकलते हैं। और यहाँ से जब रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा तो इनकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो थोड़ा सा आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रेट होगी। तो लगभग 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा। इससे भी अगेन फ्यूल का एडवांटेज हमको मिलने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओनली सैटेलाइट सेंट टू द पोलर ऑर्बिट विल बी लॉन्च। यहाँ तमिलनाडु के थुत्तीकोडी डिस्ट्रिक्ट में इस स्पेस पोर्ट को बनाया जा रहा है, जहाँ PSLV और SSLV की मदद से रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा पोलर ऑर्बिट में, जिनकी पेलोड या जिनकी कैपेसिटी 500 kg से कम की है। इसके अलावा आप देखेंगे एक हमारे पास एक फैसिलिटी है महेंद्रगिरी में। तो महेंद्रगिरी में जो हमारा PSLV रॉकेट है उसके 2nd और 4th स्टेज को यहाँ पर बनाया जाता है। अब हम यहाँ महेंद्रगिरी से अगर इक्विपमेंट्स को ले जाएंगे श्रीहरिकोटा तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ से महेंद्रगिरी से जो थूटीकोडी का डिस्टेंस है वो केवल 100 किलोमीटर का। तो इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन करने में भी आसानी होगी। इसलिए इस प्लेस को चुना गया है जहाँ पर सेकेंड हम स्पेस पोर्ट तैयार कर रहे हैं और वहाँ से हम पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, ऐसा जितेंद्र सिंह बोलते हैं, मैं नहीं बोल रही, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है, न्यू अमरावती स्टेशन बिकम्स सेंट्रल रेलवे 3rd पिंक स्टेशन। जो न्यू अमरावती स्टेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का 3रे नंबर का पिंक स्टेशन बन गया है। पिंक स्टेशन का क्या मतलब है कि जितने भी वर्किंग स्टाफ है वो सारी की सारी फीमेल्स हैं। ठीक है, जितने भी वर्किंग स्टाफ है वो कैसी है? सारी की सारी फीमेल है, इसलिए इसको नाम दिया गया है पिंक स्टेशन। तो सेंट्रल रेलवे हैज इनॉग्रेटेड द न्यू अमरावती स्टेशन एज द फर्स्ट पिंक स्टेशन ऑन द भुसावल डिवीजन and the 3rd station on the central railway to be fully managed by the all women staff। इसके अलावा माटुंगा स्टेशन मुंबई का और अजनी स्टेशन ऑफ नागपुर डिवीजन, ये भी आपके पिंक स्टेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जहाँ पे सारा का सारा स्टाफ कैसा है? वीमेन है। ये जो नया अमरावती स्टेशन है जिसका हमने पिंक स्टेशन नाम रखा है, इसमें भी जो 12 स्टाफ है ये सारा का सारा स्टाफ कैसा है? फीमेल स्टाफ है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, पता नहीं, समझ में नहीं आता है लोग चाह क्या रहे हैं। आइए हम देखते हैं। हाँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ओपिनियन मुझे बताइएगा कमेंट में। ओके, कमेंट सेक्शन में। चलिए, हम बात कर रहे हैं होता क्या है। अभी नॉर्मल सिनेरियो देखते हैं, ये न्यूज़ को तो थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं। नॉर्मली इलेक्शन कमीशन और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो हमारा आर्टिकल नंबर 324
हमें जानकारी देता है अबाउट द इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। अभी तक क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर किसी व्यक्ति का नाम बताते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। अभी तक ये कहानी चल रही है, लेकिन आर्टिकल 324 में ये बात भी मेंशन है कि आने वाले समय में पार्लियामेंट इसके लिए कानून बनाएगा, लॉ बनाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी प्रकार का कानून नहीं बनाया गया। इसलिए पूरा मामला पहुंच गया 2015 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक 5 जजेस की एक पैनल बनाई, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मामला है और ऊपर से आर्टिकल 324 का मामला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की एक बेंच बनाई और इन्होंने कहा, इस बेंच ने अपना वर्डिक्ट दिया कि देखो जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन है, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए क्या होगा, एक कमेटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी और सिलेक्शन कमेटी का जो रिकमेंडेशन होगा उसके आधार पर प्रेसिडेंट, उसके आधार पे राष्ट्रपति जो है वो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट करेंगे। पूछा गया, अच्छा ठीक है, सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? तो इन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक अपोजिशन का लीडर, जो अपोजिशन लीडर होता है वो होगा, और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये तीनों मिलकर एक सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे और ये लोग मिलकर डिसाइड करेंगे किस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है और रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फिर नियुक्ति कर देंगे। ये सारा बात चल रहा था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि सीजेआई को बाहर कर दिया जाए। कमेटी तक की बात तो ठीक है, ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें सीजीआई को बात अलग कर दिया जाए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी तो कहता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी इन सबको आपको अलग अलग रखना है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो सीजेआई है सिलेक्शन कमेटी से बाहर हो जाए, इसलिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो गवर्नमेंट टेबल्स बिल टू एक्सक्लूड सीजेआई फ्रॉम पैनल टू अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो गवर्नमेंट ने एक बिल रखा है, राज्यसभा में एक बिल को प्रपोज किया है जिसमें कहा है जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें से सीजीआई को बाहर किया जाए, इस सिलेक्शन पैनल में से सीजीआई को बाहर किया जाए जो कि काम कर रही है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करने के लिए। फिर क्वेश्चन तो उठेगा, चलो सीजीआई को बाहर कर दिया, अब आगे क्या, कैसे कमेटी बनेगी? तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पहले तो हम एक सर्च कमेटी बनाएंगे और सर्च कमेटी को हेड करेगा कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी। जो हमारा कैबिनेट सचिव है वो सर्च कमेटी को हेड करेगा और सर्च कमेटी में 3 मेंबर होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी के अलावा 2 और मेंबर होंगे जो कि सेक्रेटरी लेवल के ही होंगे, मतलब आईपीएस आईएएस अधिकारी लोग ही यहाँ पर रहने वाले हैं। ये लोग हमें 5 नामों का रिकमेंड करेंगे, ऐसे 5 व्यक्ति जो कि एलिजिबल हैं, जो कि इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। तो ऐसे 5 नामों की ये हमको रिकमेंड करेंगे और ये रिकमेंडेशन किसको भेजा जाएगा? ये रिकमेंडेशन भेजा जाएगा सिलेक्शन कमेटी को। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा? तो सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, अपोजिशन का लीडर होगा, लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। सीजीआई को अलग करना है तो एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और उस कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा या नॉमिनेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। और इस सिलेक्शन कमेटी इन 5 लोगों में से सिलेक्ट करेगी कि अगला अगला आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। उस नाम को रिकमेंड किया जाएगा प्रेसिडेंट के सामने और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट कर देंगे। बात समझ में आ रही? तो इस बात पे अपोजिशन हल्ला कर रहा है। अपोजिशन का हल्ला करना भी वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि यहाँ पे सर्च कमेटी का तो समझ में आता है कि चलो कैबिनेट सेक्रेटरी इसको लीड कर रहे हैं, 2 और मेंबर हैं, 5 नामों को रिकमेंड भी कर दिया और ये पूरा मामला पहुंच रहा है कहाँ पे? सिलेक्शन कमेटी के पास। अब सिलेक्शन कमेटी में तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अपोजिशन लीडर है, ठीक है। अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर है इसको भी नॉमिनेट कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। मतलब आप देखेंगे 3 मेंबर में से 2 मेंबर तो एक ही पार्टी के हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपनी ही पार्टी के किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा और जिसको ये फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहते हैं उसके नाम की रिकमेंडेशन दे देंगे प्रेसिडेंट के सामने और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देंगे। इसलिए पूरा मामला यहाँ पे गरमाया हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आपका सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था और अभी राज्यसभा में क्या बिल प्रपोज किया जा रहा है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे, अगेन हम बात करेंगे हमारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में। इन्होंने लॉन्च किया है क्यूआर कोड बेस्ड ई पास फॉर एंट्री एट द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, किसी जज से मुलाकात करनी है, आप विजिटर हैं, किसी फैमिली की, किसी रिलेटिव की कोई सुनवाई हो रही है, बस आपको यहाँ पे पहुँचना है। आपको जाना है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ पे ई पास दिखाना होता है, उसके बाद ही एंट्री मिलती है। तो यहाँ पे क्यूआर बेस्ड ई पास फॉर एंट्री को लॉन्च किया है।
किसने? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और अनवील किया है सुस्वागतम पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? सुस्वागतम पोर्टल। इस पोर्टल को मोबाइल फ़ोन में अपलोड किया जा सकता है, मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है और QR कोड बेस्ड ई-पास को जनरेट किया जा सकता है, जो कि बहुत सिक्योर है, जिसके ज़रिए आपको एंट्री मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप विजिटर हैं या आपका कोई केस वगैरह है, आपको किसी जज वगैरह से मिलना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अब अगेन बात करते हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के बारे में। अब इनसे पूछा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने अभी रिसेंटली नई दिल्ली में एक सेकेंड फेज लॉन्च किया है फाइलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए। तो इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरिया बाय 2027। तो भारत 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रयास कर रहा है। लिम्फेटिक एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो पैरासाइट के कारण होती है, लेकिन इसका जो वेक्टर होता है या इसका जो कैरियर होता है वो मॉस्किटोज होते हैं, वो मच्छर होते हैं, जैसे कि डेंगी, इसके अलावा चिकनगुनिया, इनके भी कैरियर कौन होते हैं? मॉस्किटो ही होते हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सेकेंड फेज इनॉग्रेट किया है नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव, नेशनवाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव फॉर द लिम्फेटिक फाइलेरिया इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसके अंतर्गत 81 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा, जो कि आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कमिटमेंट किया है कि हम भारत से 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया के जो केसेस हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे, इसलिए इस मिशन मोड को ऑन किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो आपका वैक्सीनेशन है या जो मेडिसिन है ये तो आपकी हेल्प करेंगी ही, लेकिन जो मॉस्किटो है जिसके कारण ये डिसीज स्प्रेड हो रही है, हमें उन्हें भी कम करना पड़ेगा। इसके अलावा मिनिस्टर जो मनसुख मंडाविया हैं, उन्होंने नेशनल गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर 2023 एंड चिकनगुनिया फीवर के लिए भी गाइडलाइंस को इशू किया है। तो क्वेश्चन केवल इतना सा है कि बताओ फाइलेरिया मुक्त भारत कब हो जाएगा? तो 2027 तक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स। तो यहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट सोसाइटी, उन्होंने यहाँ पर एक रैंक पब्लिश की है, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स। 4 अलग अलग पैरामीटर्स पे स्कोर किया जाता है और ओवरऑल स्कोर के आधार पर यहाँ पर इस रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है। तो भारत का जो स्कोर है वो 43% है और भारत की जो रैंकिंग है साउथ एशियन रीजन में वो कितनी है, किस नंबर पे है? 6th पोजीशन पे भारत है। ठीक है। इंडिया अचीव एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 43% इन द इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स, रैंकिंग 6 इन द साउथ एशियन रीजन। ठीक है। बेसिकली किस तरीके से आपकी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब किसके लिए? इंटरनेट फैसिलिटी के लिए। ठीक है। सिक्योरिटी क्या है, मार्केट रेडीनेस क्या है। तो ऐसे 4 पिलर्स होते हैं अलग अलग, जिनके आधार पे इस पैरामीटर को, इस डेटा को या इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अपने पड़ोसियों के बारे में, तो हमारा जो भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, इन सब की जो कंडीशन है वो हमारे से आगे है, इनका स्कोर जो है वो हमसे आगे है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्ल्ड लायन डे। अभी हमने सेलिब्रेट किया, तो इसी दिन गुजरात के जो CM है भूपेंद्र बघेल, उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सिंह सूचना। तो गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सिंह सूचना एप्लीकेशन, जो कि लाइव लोकेशन लायन की ट्रैक कर सकता है। अगर किसी भी ह्यूमन को लायन दिखता है तो बिल्कुल इस एप्लीकेशन का यूज़ करके इसमें डेटा को अपलोड कर सकते हैं, जिससे फॉरेस्ट की टीम आ जाएगी और वहाँ से लायन को ले जाएगी, जिससे ह्यूमन और लायन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा। तो ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड लायन डे, गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन that will help the state forest department track the movement of lions through the information shared by the common people using the application. This mobile application will help in locating lion in the real time and also help the authority in avoiding human animal conflict. इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है सिंह सूचना मोबाइल एप्लीकेशन। इसके अलावा लायन सफारी पार्क नियर उन्ना टाउन इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर भी एक नया लायन पार्क सेटअप करने की बात की है, जिससे जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ पे बर्डन कम हो सके। इसके अलावा इन्होंने अपनी स्पीच में एड्रेस करते हुए बोला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बजट में 2900 करोड़ रुपीस दिए थे फॉर द प्रोजेक्ट लायन,
और हमारे एशियाटिक लायन जो गिर एरिया में पाए जाते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए। चलिए, अब राजस्थान गवर्नमेंट ने अगेन एक स्कीम लॉन्च की है, इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना। तो इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन स्कीम किसकी है? राजस्थान गवर्नमेंट की है। क्या है ये स्कीम, हम देखेंगे। तो राजस्थान सीएम अशोक गहलोत इंट्रोड्यूस स्कीम टू प्रोवाइड फ्री स्मार्टफोन टू द वीमेन इन द स्टेट, इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2023। तो जो भी वीमेन्स यहाँ पे एलिजिबल है, बेनिफिशरीज हैं, वो यहाँ पर इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती हैं। उनको 6,800 रुपीज़ ई वॉलेट के ज़रिए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और वो अपने पसंद का मोबाइल फ़ोन परचेस कर सकती हैं। इस स्कीम से लगभग 40 लाख फीमेल्स को फ़ायदा होगा और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा रहा है। और फीमेल्स और गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन परचेस कर सकती हैं और उनको 3 इयर्स तक इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की जाएगी फ्री में। ओके, नेक्स्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गृह लक्ष्मी स्कीम 2023। तो तेलंगाना ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 की शुरुआत की है। इसका मकसद ये है कि जो तेलंगाना स्टेट की फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, एससी एसटी कम्युनिटी की, बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी की, वो अपना घर इम्प्रूव करना चाहती हैं या फिर पक्का हाउस बनाना चाहती हैं, तो उनके घर बनाने के लिए बेसिकली जो ग्रांट है, जो लोन है या जो पैसा है, वो गृह लक्ष्मी स्कीम के अंदर दिया जाएगा। द तेलंगाना गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च द गृह लक्ष्मी स्कीम इन 2023, अ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन फ्रॉम SC, ST एंड बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी टू हेल्प देम बिल्ड और इम्प्रूव देयर हाउस। इसके लिए हर एक इंडिविजुअल बेनिफिशरीज को 3 लाख रुपए तक का ग्रांट दिया जाएगा। वन टाइम ग्रांट है ये और वो अपना घर बना सकती हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत। इस स्कीम के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ रुपीस का बजट भी रखा है। बेनिफिशरीज जो होंगे उनको कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज फुलफिल करना पड़ेंगे, जैसे कि वो तेलंगाना की रेसिडेंट हो, SC ST या बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती हो और एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड हो। ओके, नेक्स्ट है अगेन वेरी बिग स्कैम। मतलब ये तो जब मैंने पढ़ा ना तो मैं तो थोड़ी देर ऐसा मतलब सोच में चली गई, 2-5 मिनट के लिए तो मैं कहीं गुम हो गई थी। भाई कैसे कर लेते हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो स्कैम हुआ है और जो कैग की रिपोर्ट आई है उस पर हमें चर्चा करनी है। क्या है ये स्कैम, क्या है सारी बातें हम देखेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पहले इस योजना के बारे में 2-5 बातें मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हम स्कैम के ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिकली जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये एक हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। इस स्कीम को 2018 मतलब 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसका मकसद ये है कि जो लोग पुअर हैं, गरीब हैं और उनके पास इलाज कराने पैसे नहीं है, तो इस हेल्थ स्कीम के अंतर्गत वो पुअर लोग जो रजिस्टर्ड 2700 हॉस्पिटल हैं उनमें जाके फ्री इलाज करा सकते हैं और उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ट्रीटमेंट कराने के, जिससे क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज उन क्लासेस को भी मिल सके जो डिप्राइव क्लासेस हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको भी फायदा मिल सके और हेल्थ केयर फैसिलिटी का फायदा उठा सके। इसलिए 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर यहाँ पर ये अमाउंट दिया जाएगा अगर वो सर्टेन हॉस्पिटल जो कि 2700 लगभग हॉस्पिटल हैं उनमें जाके अपना इलाज कराते हैं। ये जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर स्कीम तो है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर है। नॉर्मल जो स्टेट है उनमें 60-40 का रेशियो चलता है, मतलब अगर 100 रुपए है तो 60 रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट है, उनमें जो रेशियो है वो 90 और 10 का है, मतलब 100 रुपए अगर है तो 90 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 रुपीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसमें 100 रुपीज पूरा का पूरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगा। ये है पूरी स्कीम। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब लोगों ने क्या किया वो भी हम देखते हैं। तो रिसेंटली कैग ने एक लूप होल पाया। हर एक स्कीम में कोई भी योजना आती है, कुछ हर एक चीज में कुछ ना कुछ लूप होल तो होता है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो स्कीम है उसने कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पे एक लूप होल है और उस लूप होल का फायदा लोगों ने उठाया है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स का इलाज हुआ है जो कि डेड डिक्लेयर है, जो कि मर चुके हैं, और उनका भी इलाज हुआ है और उनको एज अ बेनिफिशियरी दिखाया गया है और उनके नाम पे पैसे को हड़पा गया है।
इसके अलावा अब यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक दिन में आप कितने हॉस्पिटल जा सकते हो, तो आप एक हॉस्पिटल गए, वहाँ का बिल दिखाया, वहाँ से पर्चा बनवा लिया, फिर दूसरे हॉस्पिटल सेम डे पे शिफ्ट कर दिया, वहाँ का पर्चा बनवा लिया और सब कहीं से पैसे ले लिए, एक ही स्कैम हुआ। ये जो डेड वाला केसेस है ना, कि कोई पर्सन डेथ हो चुकी है उसकी और उसके बाद भी उसको बेनिफिशियरी बना के उसका पैसा लिया जा रहा है, तो ऐसे जो मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरला और एमपी में हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे खतरनाक बात ये हुई है कि एक ही मोबाइल नंबर था, वो भी गलत नंबर था ऐसा कहना है। एक ही मोबाइल नंबर से 7.49 लाख पीपल्स को रजिस्टर किया गया। मतलब एक मोबाइल नंबर है और उस एक मोबाइल नंबर पे बेनिफिशियरीज कितने हैं, 7.49 लाख रुपए लोग उससे जुड़े हुए हैं और अलग अलग व्यक्तियों के नाम से यहाँ पे पैसे को लिया गया है। मतलब ये व्यक्ति कितना अमीर हो गया होगा जिसने ये सब किया होगा। तो 7.49 लाख पीपल आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द मोबाइल नंबर एटसेट्रा, यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन नहीं है, एज अ बेनिफिशियरी अंडर द प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। Data analysis of BIS database revealed that there were large number of beneficiary registered against the same or the invalid mobile number। तो ये स्कैम सामने आया है कैग की रिपोर्ट में। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपको आर्टिकल नंबर 148 और कैग की पावर जानने के लिए आर्टिकल 149 को स्टडी करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम साउथ अमेरिका, जाके साउथ अमेरिका पहुंच गए। साउथ अमेरिका में ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे अमेज़न के जंगल हैं। ये पूरा एरिया अमेज़न बेसिन कहलाता है और यहाँ की जो 8 कंट्रीज़ हैं, यहाँ साउथ अमेरिका की जो 8 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक ग्रुप, एक अलायंस बनाया हुआ है जो काम करती हैं फॉरेस्ट बचाने का। अमेज़न फॉरेस्ट जो क्लाइमेट चेंज के कारण इफेक्ट हो रहा है उसके प्रोटेक्शन का काम बेसिकली ये करती हैं। तो उसी से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज़ है, अमेज़न कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड बेलिम डिक्लेरेशन। बेलिम ब्राज़ील में एक जगह है, चूंकि ये जो मीटिंग हो रही थी ना वो बेलिम ब्राज़ील में हो रही थी, इसलिए इसका नाम बेलिम डिक्लेरेशन रख दिया। तो यहाँ पे 8 साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं वो साथ में मिली और जिन्होंने लगातार अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और जो इम्पैक्ट हो रहा है उस पर डिस्कशन किया। कहाँ पे? ब्राज़ीलियन सिटी ऑफ बेलिम। द मेंबर ऑफ अमेज़न कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मिले और इन्होंने क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पे डिस्कशन किया। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको अमेज़न कॉर्पोरेशन ट्रीटी के अंदर बनाया गया था और अमेज़न कॉर्पोरेशन ट्रीटी को साइन एंड ड्राफ्ट किया गया था जुलाई 3, 1978 में। और 1995 में 1995 में 8 कंट्रीज ने डिसाइड किया और एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम है ACTO, अमेज़न कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, जिसमें आपको बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुला देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इट वॉज फंडेड टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन ऑफ द अमेज़न बेसिन एंड रेगुलेट अमेज़ोनिया डेवलपमेंट थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। इसके लिए ग्रुप काम करता है। ये लैटिन अमेरिका का एक सोशल एनवायरमेंटल ब्लॉक है और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डच, इंग्लिश, पोर्चुगीज एंड स्पेनिश है। अब बेलम डिक्लेरेशन में क्या कहा गया? बेलम डिक्लेरेशन में कहा कि हम अमेज़न बेसिन जो है, अमेज़न का जो एरिया है उसको 80% प्रोटेक्ट करेंगे बाय द 2025। प्रोटेक्ट 80% ऑफ द अमेज़न फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन बाय द 2025, ये बोला गया। इसके अलावा गया जो इंडिजिनियस वहाँ पे, क्योंकि अमेज़न बेसिन में काफ़ी सारे ट्राइबल्स रहते हैं, काफ़ी सारी आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, तो इंडिजिनियस नॉलेज जो है, इंडिजिनियस जो लोग हैं उनके नॉलेज को शेयर करेंगे और उनकी मदद भी लेंगे अमेज़न फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। डिसीजन मेकिंग में इन इंडिजिनियस पीपल्स का भी कंट्रीब्यूशन होगा। ये सारी बातें बेलम डिक्लेरेशन में कही गई। तो सिंपल शब्दों में अगर पूछ लिया जाए कि ACTO क्या है तो आप बता देना, कब बना आप बता देना, बेलम डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, किस जंगल, किस स्थान से है या किस बायोडाइवर्सिटी से है। 4 बातें लिख दी कि ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, हिमालय रीजन है, अमेज़न है, नाइल रिवर वैली है, ऐसे 4-5 बातें लिख दी तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये एसोसिएटेड है। डन है इतनी चीज़ें। आइए अंत में हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है 24/7 फॉर 365 डेज वीडियो बैंकिंग। वीडियो बैंकिंग मतलब एक रियल टाइम वीडियो कॉल आप कर सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट है, इसरो ने कुछ इमेजेस हमको भेजी है, मतलब रिलीज़ की हैं। अर्थ एंड मून, इमेजेस ऑफ द अर्थ एंड मून कैप्चर बाय द चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 ने जो इमेजेस कैप्चर किए हैं उसको रिलीज़ किया है इसरो ने।
अब गवर्नमेंट विंस द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको प्रिविलेज मोशन के बारे में भी बताया है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत गई है गवर्नमेंट। ऑब्वियस ही बात है, जीतना ही था, 300+ सीट है गवर्नमेंट के पास, अगर हार जाती तो गवर्नमेंट गिर जाती, सिंपल। अंत में एयर इंडिया ने अनवील किया है अपना वाइब्रेंट न्यू लोगो। तो एयर इंडिया ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है, और उसमें जो अपना एयर इंडिया का जो महाराजा वाला स्टैचू उसका लोगो है ना, उस महाराजा का जो लोगो है उसमें थोड़े से चेंजेस इन्होंने बेसिकली किए हुए हैं। अंत में बात करते कुछ MCQ के बारे में। पहला है रेपो रेट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है। 6.5% रेपो रेट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन बन गए हैं, आंसर हो जाएगा अमित जिंगरन, ऑप्शन ए। पासेक्स 2023 एक्सरसाइज जो कि रॉयल सऊदी नेवी के साथ हो रही है, इसमें कौन सा इंडिजीनियस शिप पार्टिसिपेट कर रहा है, आंसर हो जाएगा INS चेन्नई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक छोटी सी और जानकारी आपको एडिशनल है यहाँ पे, जो मालाबार एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में होने वाली है, 10 डेज की एक्सरसाइज जो है, उसमें आप देखेंगे INS सहद्री और INS कोलकाता पार्टिसिपेट कर रहे हैं, INS सहद्री और INS कोलकाता। माया क्या है, तो माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मेड इन इंडिया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु विल लीड द 28 मेंबर इंडियन टीम एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन बुडापेस्ट हंगरी। तो बुडापेस्ट हंगरी में जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली है उसमें 28 मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंडियन टीम को लीड कौन करने वाला है, तो नीरज चोपड़ा, ऑप्शन ए। किस बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं, तो आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नाम चेंज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई कर दिया है, IIM मुंबई, जो कि महाराष्ट्र का 2nd नंबर का IIM है। अब आपको बताना है ये भारत का किस नंबर का IIM है, 20, 21, 22 या फिर 23rd। जो भी सही आंसर होगा कमेंट में दीजिएगा, बाकी सारी बातें कल के वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मिलते हैं कल, टेक केयर एंड बाय बाय।